हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग पूरा फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 11 का टॉपिक है, हर एक चैप्टर का पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट आएगा। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले कुछ वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻13 ये रैंडम वैल्यू है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये भी 24 ग्राम, केजी में लेंगे तो 27 हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ये याद रखो, ये एन ऑफ थीटा क्या है, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के साथ, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो ये है थीटा एंगल है, दीजिए ये मान लो थीटा एंगल, तो इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन आके हिट करेगा, अल्फा पार्टिकल, इससे अल्फा पार्टिकल आता है। तो इसमें जो एन ऑफ थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। अभी जेड क्या है? जेड होता है एटॉमिक नंबर। जैसे गोल्ड लिया था तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है, किसी ने प्लैटिनम लेगा तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होगा, और नीचे साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 है। अभी आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस का रेडियस। न्यूक्लियस का रेडियस आर नॉट क्या होता है? आर नॉट होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का रेडियस, जिसका वैल्यू 10⁻⁻15 रेंज में होता है, और एक मल्टीप्लीकेशन 1.01 है, 1.01 इंटू 10⁻⁻15। हमें सिर्फ याद रखना है ये 10⁻⁻15। अभी ये चेंज होगा, ये क्या है? मास नंबर है, ये होता है जेड प्लस एन। मास नंबर, जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूटन। ये दोनों मिला के जो आएगा उसको मास नंबर कहते हैं। रदरफोर्ड के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर मॉडल। बोर मॉडल में हम लोग पहले एनर्जी के बारे में देखेंगे, 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सबसे पहले ये देखना है रेडियस। रेडियस में क्या होता है? 0.53 आर्मस्टोन में है, एन स्क्वायर बाई जेड। अभी एन जितना इंक्रीज होगा, मान लो 1 2 3, तो उसके अकॉर्डिंगली तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, 1 2 3, एल एम एन जिसको कहते हैं, एल एम और पर एन। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। ये जेड बाई एन है और ये एन स्क्वायर बाई जेड है। एग्जाम में सिर्फ ये चीज़ याद रखो, एन स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई एन, वो ऑटोमेटिकली बाकी सब आ जाएगा। नेक्स्ट वी एन को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूँ, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। तो वी का होल स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एनर्जी फॉर्मेट है। अभी दोनों को इक्वल करने के बाद ये आता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जो होता है टोटल एनर्जी 13.6 एन स्क्वायर। इसमें एक चीज़ ऐड कर दो, एक है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी और एक नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो बोर्स मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखेंगे बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आया था, 1/λ इक्वल टू 1.01 10⁻⁷। ये जो वैल्यू है इसको कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी ये क्या है? ये मान लो n2 है और ये मान लो n1। ये वेवलेंथ आएगा कब? जब इमिशन होगा। क्या? कौन सा? बाहर से आया इलेक्ट्रॉन, जो बाहर में होगा इलेक्ट्रॉन उसको n2 कहेंगे, ऑर्बिट, और n1 अंदर वाला। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1/n स्क्वायर है, फिर उसको रेसिप्रोकल करो, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लैंडा इक्वल टू n1 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सब्सट्रैक्शन एडिशन 10 टू द पावर, ये +-7 मीटर में होता है, उसको अगर आर्मस्टोन में लेंगे तो 10 टू द पावर 3 आर्मस्टोन आ जाएगा। ये आर्मस्टोन में है। अगर मैं इसको अगर नैनोमीटर में लेना है तो 10 टू द पावर 2 लेंगे। ओके, आर्मस्टोन से 10 टू द पावर 2 किस में होगा? नैनोमीटर में। लैंडा मैक्सिमम कब होगा? मिनिमम डिफरेंस में। अभी मिनिमम डिफरेंस ये जो टर्म है n2 माइनस n1, ये जितना भी मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा। और मिनिमम लैंडा कब होगा? जब मैक्सिमम डिफरेंस होगा। मैक्सिमम डिफरेंस बोले तो इनफाइनाइट टू
N1 इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज में मिनिमम डिफरेंस लाइमन सीरीज में क्या होगा 2 to 1, ओके, मिनिमम डिफरेंस। सिमिलरली जितना भी नेक्स्ट आएगा बार्मर सीरीज में क्या होगा 2 to 3, ये जो 2 to 3 है स्टार्टिंग कहाँ से होगा 3 to 2 मिनिमम डिफरेंस है, तो मिनिमम डिफरेंस में लैंडा क्या मिलेगा, मिनिमम डिफरेंस में लैंडा मिलेगा मैक्सिमम, ओके। ऐसे जितना भी पास्केट सीरीज बोलो ब्रैकेट सीरीज बोलो हर एक का टर्म लिखा है, N1 इक्वल टू 4, N2 इक्वल टू 5 6, N1 इक्वल टू 5, N2 इक्वल टू 6, ये इसके तरफ है पीफॉन्ट ब्रैकेट पास्केट बार्मर लाइमन। और इसमें और एक चीज़ था कि E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू और MBR इक्वल टू NH बाई 2 पाई, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। नेक्स्ट है नंबर स्पेक्ट्रम। नंबर स्पेक्ट्रम क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करेगा इसके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर N2 इक्वल टू 3 है, N1 इक्वल टू 1 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिफरेंस इसका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इंटू डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 में डिफरेंस है 2, डिफरेंस प्लस 1 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये फिर से आ रहा है 3। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला ये है। फोटो इलेक्टिव इफेक्ट, फोटो इलेक्टिव इफेक्ट क्या है, E इक्वल टू W0 प्लस हाफ ऑफ MB स्क्वायर। मान लो सनलाइट से कोई एनर्जी आया, कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस का कुछ वर्क फंक्शन W0 होता है, इससे जो एनर्जी आता है वो होता है H म्यू जो E का इक्वल है। तो उसके बाद अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा हाफ ऑफ MV स्क्वायर। अभी ये जो हाफ ऑफ MV स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E माइनस W0। E को हम लोग लिख सकते हैं H म्यू माइनस H म्यू नॉट। अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोले तो जो इलेक्ट्रॉन ये जो सरफेस है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अभी मान लो मैंने क्या किया इसमें नेगेटिव दे दिया इसमें पॉजिटिव दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था आगे की तरफ, अभी इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी नॉट, ये E इंटू वी नॉट भी लिख सकते हो। E इंटू वी नॉट क्या है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। उसी टाइम क्या होगा इलेक्ट्रॉन अपना वेलोसिटी लॉस करेगा, वेलोसिटी 0 होगा। ये जो पोटेंशियल है दोनों तरफ जो पोटेंशियल है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट को क्या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा एक पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, पोटेंशियल। अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हम लोग क्या लिख सकते हैं E इंटू वी नॉट इक्वल टू H म्यू माइनस H म्यू नॉट। इससे बहुत सारा ग्राफ हो सकता है, E इंटू वी नॉट इक्वल टू ये म्यू नॉट है, okay. ये है म्यू, ये है V। अभी ये जो चीज है ये क्या है C, y इक्वल टू mx प्लस C। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है h म्यू नॉट। तो m क्या होता है, हर एक मटेरियल के लिए m कांस्टेंट है, क्योंकि h कांस्टेंट है। h अगर कांस्टेंट होगा तो m भी कांस्टेंट होगा। अभी E को मैं क्या लिख सकता हूँ, E को उधर ले सकता हूँ, तो एक्चुअल में वी नॉट इक्वल टू एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। इसका जो जनरल फॉर्मेट होगा वो होगा वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई इंटू म्यू माइनस एच म्यू नॉट। अभी ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट के लिए, जो जस्ट मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम तो एनर्जी चाहिए, वो जो मिनिमम एनर्जी है जस्ट निकल जाएगा उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसमें जो वी नॉट है ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों में अलग चीज़ है। और मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया ये किया स्टॉपिंग पोटेंशियल और म्यू के बीच में। हर एक मटेरियल के लिए ग्राफ अलग अलग होगा, बट इसका जो ये जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि h बाई ई जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो हर एक मटेरियल का सेम होगा। सिर्फ क्या होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसमें भी एक ई आएगा, ये जो राइट हैंड साइड में h म्यू बाई ई है
उसका वैल्यू, मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो चेंज होता है मेटल टू मेटल। ओके, जितना हार्ड मेटल होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा, इसलिए ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होगा बट एंगल चेंज नहीं होगा। तो अभी देखो जो फोटोन है, फोटोन का जो एनर्जी है इक्वल टू होता है एच म्यू। तो इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, लैंडा का वैल्यू, क्योंकि एच म्यू एक्चुअल में क्या होगा, एच सी बाई लैंडा। हर एक वैल्यू पुट करने के बाद ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, 12.4 10⁻³ लैंडा आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चीज़ नैनोमीटर में जब आएगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, 12.4 × 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैंडा इन नैनोमीटर। दोनों चीज़ याद रखो। नेक्स्ट आएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का काम क्या था, लैंडा इक्वल टू h/mv दिया। अभी h/mv जो mv है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम लोग लिखा 2m काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू वोल्टेज। ये जो v है ये क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस। नेक्स्ट आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग डेल्टा x इंटू डेल्टा m ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। अभी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों ही सेम है, इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है दोनों सेम है। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अभी हम लोग हर एक क्वेश्चन में थोड़ी इसका वैल्यू पुट करेंगे, h का वैल्यू 4 पाई का वैल्यू, h का वैल्यू भी देखने में बहुत ही डरावना है, 6.634 इंटू 10⁻34। ये वैल्यू याद रखो, उसके बाद 4 पाई से डिवाइड करो और ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.52 इंटू 10⁻34, इसको ही डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, 0.52 इंटू 10⁻34। अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं क्वांटम एटॉमिक मॉडल। ये जो क्वांटम एटॉमिक मॉडल, ये जो टर्म था ये मॉडर्न फिजिक्स में भी होगा। ये जो 2 पेज में हम लोग देखे थे, ये दोनों पेज कॉमन है, फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी। अभी नेक्स्ट पेज जो है क्वांटम एटॉमिक मॉडल। क्वांटम एटॉमिक मॉडल में हमें क्या क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, n-l-1। एंगुलर मोड का फॉर्मूला क्या है, l। ओके, 3p का रेडियल नोड कितना होगा, 3p का रेडियल नोड क्या होगा, एक 3p जो ऑर्बिटल है इसमें n का वैल्यू होता है 3, l का वैल्यू होता है 1। ओके, बस तो 3 - 1 कितना आएगा, 1। तो रेडियल नोड होगा 1। अभी मान लो एंगुलर नोड फाइंड करना है, एंगुलर नोड इक्वल टू l का वैल्यू है 1, तो 1 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही प्रॉब्लम होगा कि l का वैल्यू, l के वैल्यू के लिए बस यही से याद रखो, l s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 0, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 1, d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 2, f ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 3। बस ये तीनों याद रखो, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आ जाओ अगर ग्राफ से पूछे तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल ये क्या है, ये है जैसे डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, इन लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ओएम नेचर शो करेगा। उस ओएम नेचर में क्या क्या हो सकता है, ओएम नेचर बोले तो इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन था। अभी ये स्फेरिकल सोचे तो इस पोर्शन से एक रेडियस भी है, थीटा भी है, फाई भी है, 3D में तीनों चीज होता है, रेडियस, थीटा, फाई। तो इसे ये एक फॉर्मेट है, ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, हमें पूरा चीज दे देगा। मान लो एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में पूरा फंक्शन दे देगा। जो 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल के लिए ये होता है OF फंक्शन 2/a0 3/2। ये a0 बोले तो a0 होता है 0.53 आर्मस्ट्रॉन। ये कहा था, ये था हाइड्रोजन का रेडियस 0.53 आर्मस्ट्रॉन, e⁻r/a0 1/2√5। ये क्वेश्चन में दे देगा पूरा फंक्शंस। तो कोई क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप में फंक्शन में दे देगा। अभी देखो ये क्या है, ये है ऐसा 3-4 ग्राफ दे देगा, पूछेगा कि रेडियल नोड कितना है या नोड कितना है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में टच नहीं किया, एक्स एक्सिस में टच नहीं किया, जब तक एक्स एक्सिस मतलब आर के टर्म में टच नहीं करेगा उसमें कोई नोड नहीं होगा। तो ये है 1s ऑर्बिटल का शेप। ये क्या है, 1s, ये जो फंक्शन है ना फाई ऑफ 1s, इसका शेप ये है। ये शेप क्या है, रेडियस के रेस्पेक्टिवली, रेडियस रेस्पेक्टिवली फंक्शन आर ऑफ आर। ये जो चीज़ है, ये आर का वैल्यू चेंज होगा तो ये कैपिटल आर का वैल्यू चेंज होगा। कैपिटल आर बोले तो ये है कैपिटल आर, ये है क्या है, कैपिटल आर, और ये है स्मॉल आर। ये ग्राफ याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में दे देगा।
इसमें देखो मैंने क्या लिखा, जीरो नोट। जीरो नोट क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में कभी भी टच नहीं करेगा, इसके बाद ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखो ये है, ये दूसरा ग्राफ है, इसमें क्या हुआ, ये आया, टच किया, फिर से चला गया, ये प्रोबेबिलिटी है। इसमें वाई एक्सिस में प्रोबेबिलिटी है। अच्छे से देखो, ये था फाई या आर, ये क्या था, फाई स्क्वायर। फाई और फाई स्क्वायर का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है। ये क्या है, ये है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगा, जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी फाई ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी आर ऑफ इक्वल टू 0 होगा, मैक्सिमम कंडीशन। ये कंडीशन यूज करने के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था कि इसमें स्मॉल आर इक्वल टू ए नॉट। ये कंडीशन पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, आर इक्वल टू ए नॉट। जो बोर बोला था कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ऑर्बिट है वो होता है 0.53 आर्मस्ट्रॉन। और क्वांटम एटॉमिक मॉडल में भी ये प्रूव हो गया कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इस रेंज में होगा, 0.53 आर्मस्ट्रॉन। क्वांटम एटॉमिक मॉडल में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, बट 100% या 100% नहीं, 95% चांस है कहाँ मिलने का, आर इक्वल टू ए नॉट में। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में पहले आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल इक्वल टू n स्क्वायर। मान लो n इक्वल टू 2, 2 में कितना शेल मिलेगा, 2s स्क्वायर मिलेगा, 4 क्या क्या, 2s, 2px, 2py, 2pz, 2s, 2px, 2py, 2pz, n इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ऑर्बिटल क्या है, 2s एक ऑर्बिटल है, 2px भी एक ऑर्बिटल है, 2py भी एक ऑर्बिटल है, 2pz भी एक ऑर्बिटल। सबका अलग अलग शेप होता है। p ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है, s ऑर्बिटल का शेप स्फीरिकल होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इक्वल टू 2 इंटू n स्क्वायर। ये क्या है, ये जो 2s ऑर्बिटल है, अगर मैं n का वैल्यू 2 लिखूं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इंटू 2 8 आ रहा है। ये तो हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े थे, अभी इसमें भी प्रूव हो जाएगा। मान लो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2px में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 मैक्सिमम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 6 p का और s का 2, तो ये आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, इसमें एक वर्ड यूज होगा, इन शेल। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल n इक्वल टू n इक्वल टू 2। अगर मैं n का वैल्यू अगर 2 लिखूँ तो नंबर ऑफ सब सेल कितना मिलेगा, 2। अब इसमें सब सेल कौन कौन है, सब सेल है s एंड p। s एंड p को क्या कहते हैं, सब सेल। और शेल किसको कहते हैं, s को भी कैसे, 2s, 2px, 2py, 2pz, इसको कहते हैं क्या, शेल। और सब सेल किसको कहते हैं, s एंड p। s एक टाइप का सबसेल है, s टाइप का, और p अलग टाइप का सबसेल है। हाँ, नेक्स्ट देखो एजोमेथल क्वांटम नंबर। एजोमेथल क्वांटम नंबर क्या है, l का वैल्यू, जैसे p का s इक्वल टू, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, p के l इक्वल टू 1 होता है, d में l इक्वल टू 2 होता है, और f में l इक्वल टू 3 होता है। यही है एजोमेथल क्वांटम नंबर। अभी अगर मैं इन दोनों को कॉम्बाइन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और एक चीज़ एनर्जी ऑर्डर सबको पता है, एस पी डी एफ जी। तो एनर्जी किस में ज़्यादा है, जो आउटर में है, जैसे जी एफ डी पी एस, सबसे एनर्जी कम किस में होता है, एस में। इसलिए एस ऑर्बिटल क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, एम इक्वल टू प्लस माइनस एल। ये फॉर्मूला है बट हमें याद रखना है ऐसे, अगर एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। अभी प्लस माइनस 1 में कितना इंटीजर होगा, -1 0 प्लस 1। तो ये कहता है कितना इंटीजर है, इस सेक्शन में कितना इंटीजर है, -1 0 प्लस 1। अगर m का वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो इसमें क्या होगा, -2 प्लस -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये 5 है। तो 5 कहाँ होता है, 5 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है 3D में या d ऑर्बिटल में, और 3 कहाँ होता है, p ऑर्बिटल में, px, py, pz। नेक्स्ट आ जाओ स्प्रिंग क्वांटम नंबर। स्प्रिंग क्वांटम नंबर में म्यू s इक्वल टू √s इंटू s प्लस 1 h/2 पाई। s क्या है,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस क्या होता है, एस का वैल्यू होता है x इक्वल टू ±1/2। नेक्स्ट है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या होगा, h/2π तो था, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, h/2π तो था, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, E/m ऐड हुआ। मैग्नेटिक ये है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, फॉर्मूला 2 समेशंस ऑफ s + 1। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिया, ये क्या है 1s2, ये क्या है 2s2, ये क्या है 2p2। एक्चुअल में ये होता है 1 2 3 6 कार्बन। कार्बन का जेड का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6। इसका मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, इसको अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊँ, जब भी मल्टीप्लिसिटी पूछेगा उसमें लिखा होगा कि एक्साइटेड स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में। अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो ये ऑर्बिटल शेप क्या होगा 1 2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर किधर आएगा 1 2 3, यह एक्साइटेड स्टेट। इसमें देखो 1 2 3 4, ये 4 क्या है एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने +1/2 लिखा। और बाकी और एक चीज़ है क्या है -1/2, तो -1/2 + 1। तो ये जो टर्म है ये क्या है समेशंस ऑफ एस, ये हो गया समेशन एस, बाहर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और +1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने से क्या होगा 5 × 1/2 -1/2, ये आ जाएगा 4 1/2, तो 2 आएगा, 2 × 2 4 + 1 5 होगा। ऐसे कैलकुलेट करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, क्वेश्चन करा जाए। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन 26 अगस्त 2021। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है। Statement 1, according to Bohr's model of an electron, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charge on the nucleus as there is a no strong hold on the electron by the nucleus। अभी ये जो velocity फॉर्मेट होता है, मान लो ये है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट, इसमें है इलेक्ट्रॉन, इसमें है न्यूक्लियस। तो इसमें जो फोर्स आता है k z इंटू Q, एक्चुअल में क्या होता है फोर्स होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r कटेगा, तो K एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो वो तो E होगा, और एक चार्ज क्या होता है Jd होता है, डिवाइडेड बाई r, ये है mv²। तो मान लो अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो v² प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू z, v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है z क्या होता है Jd एक्चुअल में। तो इसका चार्ज अगर डिक्रीज हो जाएगा, ये इसमें क्या लिखा है विद डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो पॉजिटिव है, ये डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। बट स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। तो ये अगर डिक्रीज करेगा तो इसको भी डिक्रीज करना है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी नो दैट z प्रोपोर्शनल टू, वी नो दैट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n। तो n का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो v इंक्रीज करेगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इफ द थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम वाज करेक्ट देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफाइन एक्सपेरिमेंट। पहले हम लोग क्या देखेंगे, थॉम्सन मॉडल क्या था। थॉम्सन मॉडल था कि मान लो ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ये दोनों क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में। तो अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल फेंकूं तो अल्फा पार्टिकल जब पास होगा ये पॉजिटिव चार्ज से क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज से ये रिपेल हो सकता है। ये है प्लस चार्ज, कोई भी एक प्लस चार्ज ले लो, और ये है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब जाएगा ना तो ये थोड़ा डिफ्लेक्टेड होगा, थोड़ा एंगल में, थोड़ा सा एंगल में डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है रिपल्शन होता है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज,
इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड विद रिड्यूस स्पीड। अभी स्पीड तो रिड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर देगा, ये जब बाहर जाएगा तो उसको खींचेगा, तो इसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल विदाउट डिक्रीज स्पीड, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो अट्रैक्टेड रिपल तो करेगा, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंगल, ये उतना ज़्यादा एंगल नहीं होगा क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पूरा पोर्शन में थोड़ी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, तो जो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साइड में जाएगा तो पास कर जाएगा, तो 180 डिग्री जो डिफ्लेक्ट होगा वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ये बोर ने दिया था, ओके। और रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में सिर्फ यही दिखा था कि हाँ इलेक्ट्रॉन कितना डेविएट हो सकता है इन ऑफ थीटा, इसके बारे में डिस्कस किया था, बट इसलिए ये जो चीज है कैन नॉट लिखा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। अब आ जाओ नेक्स्ट केस में, स्टेटमेंट 2 बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम्स कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। तो हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई भी पोर्शन में, ये जो पॉसिबिलिटी है डेल्टा एक्स जो एरर है पोजीशन में, बट बोर ने क्या बोला था, बोर ने एग्जैक्टली बोला था 0.53 आर्मस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और एक ऑर्बिट में ये रोटेट करेगा, तो ये है 0.53 आर्मस्ट्रॉन, ये एग्जैक्टली। तो इसलिए जो बोर है, बोर का मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट होता है हाइजेनबर्ग के साथ, तो ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू। तो अभी इस क्वेश्चन में टाइटेनियम का है 22, वैनेडियम का है 23 और स्कैंडियम का है 21। टाइटेनियम, अभी इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 22 बोले तो 3d2 4s2, स्कैंडियम 3d1 4s2, वैनेडियम 3d3 4s2। अगर टाइटेनियम से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये हो जाएगा 3d1 4s0, आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। नेक्स्ट होगा 3d2 4s0, नेक्स्ट होगा 3d स्कैंडियम, वैनेडियम क्या है 2+ है, तो ये 3d3 रहेगा, 3d3 4s0 और स्कैंडियम 3+, तो ये हो जाएगा 3d0 4s0। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है 1, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 1, इसमें 3, इसमें 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट m इक्वल टू होता है √n इंटू n+2 इंटू बोर मैग्नेटन। अभी n क्या है, पहले के लिए 1 इंटू 1+2, ये आ रहा है √3 1.73, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखो m इक्वल टू 3 इंटू 3+2, इसमें आ रहा है मिडिल, तो ये 6 इंटू 3 18 का वैल्यू 3 इंटू 5, ये आ रहा है 15, तो 15 का वैल्यू लेस देन क्या होगा, 4 होगा, लेस देन 4 ऑप्शन 3.87, 0 नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ये सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, n इक्वल टू 0 है तो m भी 0 होगा। चलो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट, तो 13th एलिमेंट 4s2 4p1 दिया है, 4s2 4p1, ये 4s2 बोलो तो ये n इक्वल टू 4 है, तो ये पीरियड क्या है 4, तो पीरियड 5 नीचे होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट पी ब्लॉक पीरियड 5, तो पीरियड 5 में ये होगा। अभी बोला डायगोनल एलिमेंट ई, तो डायगोनल एलिमेंट में ये होता है 5s2 5p1, बट डायगोनल आएगा तो ये ऐसे ही डायगोनल आएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा 5s2 5p2, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5s2 5p2 ऑप्शन डी में था, और ये 5 सिर्फ ऑप्शन एक ही में था, और बाकी सब ऑप्शन में तो 5 था ही नहीं, 5s2 नहीं था, 5s2 नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 क्वेश्चन, एक चैप्टर खत्म, उसके बाद फिर से नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन होगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ चाहिए, मुझे सिर्फ परसेंटेज चाहिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो इसमें अगर 2% देता है, तो 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब है 2 ml वॉल्यूम, ये क्या है 2 ml क्या है सॉल्यूट, किसमें है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट किसमें है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, अगर मैं 2% इसके बारे में डिस्कस करूं। इसलिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर कौन होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे कौन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस होगा। भरी दो ना, देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सब में क्या होगा, ऊपर सॉल्यूट होगा, नीचे कौन होगा सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऊपर नीचे सॉल्यूशन। वेट बाय वेट परसेंटेज, दोनों में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें 100 ग्राम होगा। मैं अगर बोलूँ ये 5% है वेट बाय वेट परसेंटेज, इसका मतलब 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, कहाँ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन x ऑफ इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। Na क्या है, मान लो कोई A B, इसका नंबर ऑफ मोल Na है, इसका नंबर ऑफ मोल B है, तो इसके रेस्पेक्टिव ना मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा ऊपर होगा N ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मोल, x ऑफ B इक्वल टू NB बाई N ऑफ A प्लस NB। तो ppm, नेक्स्ट ppm क्या है, ppm है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो 2%, तो 2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखा है मिलियन, तो मिलियन क्या होता है 10⁶ होता है। 2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 10⁷ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ppm का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो 2 ग्राम ऑफ शुगर ये क्या है, ये है सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे कौन है सॉल्यूशन, इंटू 10⁶। नेक्स्ट पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन बोले तो 10⁹, 3%, 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको नाम है ppv, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। नेक्स्ट आ जाओ मोलारिटी, सबसे इंपॉर्टेंट। मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर अभी भी सॉल्यूट ही है, नीचे कौन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ मोल। अभी नंबर ऑफ मोल n क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मैं अगर लिखूँ 2 मोलारिटी 2 कैपिटल M और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में होगा, लीटर में होगा, तो 2m, इसका मतलब क्या है 2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। 1 लीटर क्या होता है 10⁻³ ml होता है। अभी मोलार, एक मोलार 1m, बाई मोलार 2m, सेमी मोलार 1/2m। ये याद रखो, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कि सेमी मोलार है तो 1/2, डेसीमोलार 1/10, सेंटीमोलार 1/100। मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, मान लो कोई एक मिक्सचर है, उसमें हम लोग क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होता है इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट और फाइनल दोनों क्या होता है सेम होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वाटर मिक्स किया, इसमें सॉल्यूट का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो N1 = N2, M1 V1 = M2 V2।
तो N1 इक्वल टू N2 ये होगा, तो अभी N क्या है, वी नो दैट मोलारिटी इक्वल टू N बाई V, तो N होता है mV, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 इक्वल टू M1V1, N2 इक्वल टू M2V2। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, अगर मैं दोनों कंटेनर में दोनों अलग अलग चीज़ें दोनों को मिक्स कर दिया, इसका M1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका M2 था, इसका वॉल्यूम V2 था, तो क्या होगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, डायरेक्ट याद रखो। चलो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स। अभी एक्स एसिड के लिए होता है NH प्लस, बेस के लिए होता है NOH माइनस, सॉल्ट के लिए होता है पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके बाद ही आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। जो नंबर ऑफ मोल था, N क्या था, मास बाई मोलिकुलर वेट था, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मास बाई इक्विवेलेंट वेट। इन दोनों में बहुत ही मील है। इसमें मास m क्या है, m होता है क्वेश्चन में जो गिवन होगा, गिवन मास, और मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लेंगे। और इसके बीच में एक रिलेशन भी है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल m। इक्विवेलेंट वेट क्या था, इक्विवेलेंट वेट था मोलर मास m नॉट डिवाइडेड बाई x, तो ये m बाई m नॉट इंटू x आ रहा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू x इंटू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू x इंटू नंबर ऑफ मोल। अब नेक्स्ट आ जाओ नॉर्मलिटी। जैसे मोलारिटी में क्या था, नंबर ऑफ ग्राम, मोलारिटी में क्या था, मोलारिटी में था n बाई वॉल्यूम, मोलारिटी में था n बाई वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी में क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अगर दोनों एसिड होगा तो Na1 Va1 प्लस Na2 Va2, दोनों अगर एसिड है डिवाइडेड बाई Va1 Va2, A1 एक एसिड है और A2 दूसरा एसिड है। अगर बेस होगा उसमें भी क्या होगा, उसमें होगा NB1 VB1 प्लस NB2 VB2 डिवाइडेड बाई VB1 प्लस VB2। ये किसके लिए है, बेस के लिए, बेस। अभी मान लो एसिड बेस दोनों एक साथ मिक्स किया, इसमें क्या है, एसिड भी है बेस भी है। तो एसिड और बेस दोनों अगर होगा तो चेक कर लेना NaVa किसका ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा होगा वो आगे होगा NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb। इसमें माइनस क्यों आता है, क्योंकि सॉल्ट हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें भी सेम चीज़, जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो ऊपर हो आगे होगा। और अगर सेम हो गया, सेम कब होगा, जब न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल के केस में क्या होगा, NaVa इक्वल टू NbVb। ओके चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, नियरेस्ट इंटीजर आंसर होगा। CuSO4 5H2O डिजोल्व इन डी आयोनाइज बोला तो इसमें वाटर बाहर नहीं निकलेगा, तो CuSO4 5H2 जो है वो सॉल्यूट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें कॉपर है तो कॉपर 63.54 प्लस सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 16 प्लस वाटर के लिए क्या होता है तो 5 इंटू 18 होता है वाटर के लिए। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करेंगे 32, 4 इंटू 16 64 प्लस 32 90, ये 63.54 प्लस तो 04269, तो 9 6 15 15 3 18 18 एंड 6 249.54। ओके ये आया मॉलिक्यूलर वेट। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम भी क्वेश्चन में है 5 लीटर। ये क्या है सॉल्यूशन, मुझे चाहिए नॉर्मलिटी या मोलारिटी, मोलारिटी चाहिए मोल पर लीटर इनवर्स। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सल्फेट सॉल्यूशंस x इंटू 10⁻⁻3, इसमें लिखा है क्या मोल पर लीटर इनवर्स। ये यूनिट ही मुझे बोलेगा कि ये क्या है मोलारिटी का यूनिट है। तो मोलारिटी होता है मोल पर वॉल्यूम। इसमें मोल क्या है, मोल होता है सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्यूट के लिए मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा n इक्वल टू
गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 80 डिवाइडेड बाय 249.54, तो n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 80 डिवाइडेड बाय 249.54 और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है 1/5, इससे कटेंगे तो ये आ रहा है 5 1 एंड 3 4 60, तो m इक्वल टू ये आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 250, तो 16 डिवाइडेड बाई 250 1/25, 16 डिवाइडेड बाई, अभी इसको 10 टू द पावर -3 भी लेना है, तो ये आ रहा है कितना 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 आ रहा है। अभी 0.25 कितना है 1/4 होता है, तो 4 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -3, तो यही तो x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 64, नियरेस्ट इंटीजर। चलो नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम, तो m गिवन मास कितना है 8 ग्राम है, तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है गिवन है 23। द वैल्यू ऑफ x, अभी और एक फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, और एक चीज होता है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 8 बाई गिवन मास 8 है, मॉलिक्यूलर वेट 23 है, तो n इक्वल टू आ जाएगा 8/23 इंटू एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 8/23 और ये 6 से कटेगा तो ऑलमोस्ट मान लो ये 4 आ रहा है और 4 से 8 कटेगा तो 2 आएगा, आंसर क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 23, x का वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर 2 होगा, x का वैल्यू 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड क्या होता है Na2O होता है, ये होता है सोडियम ऑक्साइड, रिएक्ट विथ वाटर H2O प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH होता है, तो अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये आ रहा है 2NaOH, इसमें 1 इसमें 1, तो इसका जो मास क्वेश्चन में दिया है 20 ग्राम, तो इसका ही नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, Na का क्या है 23, तो 46 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये आ रहा है 20/62, तो इसमें 1 है और इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना होगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2O होगा, तो ये 2 इंटू 20/62 ये आ रहा है 40/62, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेग्लेक्टिंग द चेंज इन वॉल्यूम द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिजल्टिंग NaOH, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दे दिया है और ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, ये आएगा 0.5 लीटर। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन किस में फाइंड करना है मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 40/62 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 62.5, तो ये आएगा 2, तो ये एक्चुअल में क्या आ रहा है 80/62, अभी 80/62 को क्या लिखेंगे, 80/62 को लिखेंगे 40/31, तो 40/31 ये आएगा, मान लो अगर मैं कुछ राउंड फिगर करूँ तो ये मान लो 0 कर दो, 31 को क्या कर दो 0 कर दो, तो ये 0 0 कटेगा, ये क्या आ रहा है 4/3, 4/3 क्या होता है 1.33, देखो मैंने क्या किया नीचे जो 31 है उसको मैंने डिक्रीज किया, तो नीचे वाला वैल्यू डिक्रीज करने से ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो ये 1.33 से कम होगा, 1.33 से कम होगा, इसका मतलब ये आंसर 1.3 के आसपास होगा, तो 1.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 10 टू द पावर -1, इसलिए इसका आंसर क्या है 13 है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड डिसॉल्व, तो 6.3 ग्राम गिवन मास है, लिख दो पहले, अब ऑक्सैलिक एसिड है, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये क्या है सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा
2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 12, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16, 4 इंटू 16, और वाटर का कितना होता है 18 होता है, तो 2 इंटू 18, तो ये आ रहा है कितना 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 36, तो ये 90 100 126, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा 6.3 डिवाइडेड बाई 126, तो 63 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो n का वैल्यू आ रहा है 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब क्या पूछा है, आप पूछा है मोलारिटी, एम होता है n बाई वॉल्यूम, n का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, वॉल्यूम कितना दिया है 250 मिलीलीटर, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो जाके लीटर में आएगा, ये लीटर में होता है, तो ये आ रहा है 1/4, तो 1/4 ऊपर जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 1/4, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे रहेगा, आंसर कितना होगा, आंसर होगा 2, तो ये है x का वैल्यू, तो ये 2 है, बट ऑप्शन में इसमें क्वेश्चन में क्या है 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो आंसर क्या होगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी होगा, क्या दिया है 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन होता है C3H8 is completely reacted with ऑक्सीजन, पहले मैं इन्हें बैलेंस नहीं करूंगा, क्या प्रोड्यूस करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तो आएगा ही इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो CO2 आएगा, कार्बन 3 था तो इसमें भी क्या होगा 3CO2, इसमें ऑक्सीजन 2 था बट इसमें आ गया 6, तो इसमें क्या देना पड़ेगा 3O2, बट मुझे चाहिए हाइड्रोजन 8 है, तो इसका मतलब वाटर तो आएगा ही, तो 4H2O, तो कितना ऑक्सीजन हुआ 4 and 6 10 हो गया, अब जाके मैं 5 यूज़ करूँगा, तो C3H2 का नंबर ऑफ मोल क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई C3H का मॉलिकुलर वेट आएगा 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, ये आ रहा है 12 इंटू 3 40 36 प्लस 8 44, तो 44 100 डिवाइडेड बाई 44, ये आएगा 2.27, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ये जो था ये C3H8 था, तो ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल क्या होगा 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 32, ये आ रहा है 31.25, तो ये T=0 में था, ये क्या था T=0, तो T=0 में टोटल नंबर ऑफ मोल कितना था, T=0 में टोटल नंबर ऑफ मोल n टोटल, ये था 2425 .33 33.52, अभी एट टाइम T=इनफाइनाइट, तो कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये जो नंबर ऑफ मोल है ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C3H8 कितना होगा 0 होगा, ऑक्सीजन के लिए मुझे कुछ पता नहीं है क्या होगा, बट मुझे CO2 के लिए पता है, CO2 में देखो इसमें क्या था 1 था, अब इसमें क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या होगा 3 इंटू जो फुल डिसोसिएट हुआ है, कौन फुल डिसोसिएट हुआ है C3H8 जिसका नंबर ऑफ मोल क्या था 2.27, तो ये क्या होगा 2.27, अभी 4H2 में आ जाओ, इसमें भी क्या होगा वाटर का नंबर ऑफ मोल होगा 4 इंटू H2O, ये पूरा डिसोसिएट होने के बाद ही आया है, तो इसमें भी क्या करेंगे 2.27 यूज करना है, अभी सोचो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 इंटू 7 21, 2 कैरी 2 3 इंटू 6 8 6.81, ये क्या आएगा 2, इसमें क्या लिखा है 100 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कॉम्प्लीटली रिएक्टेड, तो किसने फुल रिएक्ट किया
सिर्फ प्रोपेन ने रिएक्ट किया विथ 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फुल रिएक्शन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और ये प्रूफ भी हो जाता है। अगर मैं 2.27 ग्राम अगर उसका लिया है और वो तो 5 मोल्स के साथ रिएक्ट करना चाहिए, हाँ, तो मतलब 5 into 2.27 ग्राम यूजुअली कंज्यूम होगा। तो इसमें देखो 2.27 जो है इसका कंज्यूम हुआ, यही तो डिसोसिएट होके 3CO2 होगा और 4H2 होगा। जब मैंने बैलेंसिंग किया था तब मैंने क्या लिखा था, C3 पहले लिखा था, उसके रेस्पेक्टिवली मैंने 3CO2 लिखा, इसमें हाइड्रोजन 8 है उसके रेस्पेक्टिवली मैंने 4H2 लिखा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट होने के बाद ये एंड ये हुआ है, और विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये फुल्ली डिसोसिएट हो गया। तो पहले हम लोग इसके लिए नंबर ऑफ मोल फाइंड किया 2.27, इसके साइड में 1 मल्टीप्लिकेशन है, इसके साइड में 3, इसके साइड में 4, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। ये जो क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वाटर मोल। अभी देखो इनिशियल नंबर ऑफ मोल 33.52 है, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 33.52 होना चाहिए। 33.52 इसका कैलकुलेशन एक बार देख लो, 52, 31, 33। तो फाइनल में कौन कौन है, अभी फाइनल में है 9.08, ये जीरो होगा, 9.08 होगा, 9.08 प्लस 6.81, ये आ रहा है 9, 8, 15, 15.89, ठीक है। तो 15.89, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 33.52 माइनस 15.89, इससे मुझे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मिल जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करो तो 17.63 आएगा। तो मुझे चाहिए क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ रहा है 17.63। तो अभी T इक्वल टू इनफाइनाइट में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसका मोल है, ऑक्सीजन का भी मोल है, CO2 का भी मोल है, हाइड्रो वाटर का भी मोल है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लिखना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लिखना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लिखना है और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो ये आ रहा है 6.81 डिवाइडेड बाय सबका समेशन 17.63 प्लस 6.81 प्लस 9.08। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये आ रहेगा 0.20 समथिंग, ये 316 है, तो 0.20316, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर 20 होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला। ये होता है कोई भी कंटेनर में गैस के लिए टोटल प्रेशर होता है m इंटू एन U² डिवाइडेड बाई 3V। इसमें V होता है वॉल्यूम, उसमें U होता है वेलोसिटी, और m क्या है, एक एक छोटा छोटा पार्टिकल का मास, n का क्या इतना नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये एक्चुअल में टोटल मास, ये गैस एलिमेंट का टोटल मास m U² डिवाइडेड बाई 3V। अभी टोटल मास क्या होगा, एक एक छोटा छोटा पार्टिकल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी ये जो मास और वॉल्यूम है, मास और वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी इंटू n इंटू एन है। अभी n का वैल्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2 nRT होता है। ये जो PV है ना, तो PV इक्वल टू कितना आया, PV इक्वल टू 1/3 m n U²। अभी ये जो m n U² है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 m n U², मास टोटल मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर मैं देखूँ, इसका वैल्यू अगर लिखूँ तो ये आ रहा है क्या, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 3। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है 3/2 PV। अभी PV को हम लोग क्या लिखते हैं, nRT लिखते हैं, ओके। PV को हम लोग क्या लिखते हैं, nRT, गैस लॉ, PV इक्वल टू nRT। तो काइनेटिक एनर्जी आएगा 3/2 nRT। अभी ये फॉर्मूला जब डिस्क्राइब होता है, ये फॉर्मूला डेरिवेशन के टाइम हम लोग क्या लिए थे, एक मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसलिए इसमें 3/2 nRT आया। हाँ, इसमें ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद मत रखो, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये याद रखो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। अभी ये 3 क्यों हुआ था, क्योंकि मोनो एटॉमिक था। अभी मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो F के लिए F/2 RT होगा। अभी इसमें n पुट कर दो,
n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 5, 7, मोनोएटॉमिक 3, डायटोमिक 5, ट्राइएटॉमिक 7, और इसमें ट्राइएटॉमिक में ये होता है लीनियर, लीनियर के लिए 7 होता है, नॉन लीनियर के लिए 6 होता है। नॉन लीनियर एग्जाम्पल क्या है, वाटर, लीनियर एग्जाम्पल है CO2। तो अभी आ जाओ, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, बट इसमें वर्क डन का साइन नेगेटिव होता है, इसलिए केमिस्ट्री में ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, ये फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W होता है केमिस्ट्री का फॉर्मूला, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है। तो और कुछ याद रखना है तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है RMS वेलोसिटी √3RT/m0, और ये मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी कहाँ होता है, इधर होता है MP। RMS वेलोसिटी कहाँ होता है, इधर होता है VRMS, और उसके बीच में होता है एवरेज वेलोसिटी। इसका वैल्यू चेक करो तो ये आता है 1.73, बाकी सब सेम रहेगा, इसमें आएगा 1.41, इसमें आएगा 1.5, बाकी सब RT/m0 होगा। सबसे ज्यादा होता है ना, ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, तो इसमें किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, VRMS का, क्योंकि इसमें 1.73 मल्टीप्लिकेशन है, तो VRMS कहाँ होगा, ज़्यादा होगा। और ये बीच में जो चीज़ है ये है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी में ज़्यादा पार्टिकल मिलेगा। वाई एक्सिस में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो MP मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, MP मतलब मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब उस वेलोसिटी का पार्टिकल ज़्यादा मिलता है। मान लो 220 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी का पार्टिकल मिलता है 10⁴, और जो 250 है इसका वेलोसिटी मिलता है उससे कम मिलेगा 10⁻3, और ये मान लो V है एवरेज, ये V मैक्सिमम प्रोबेबल है, और VRMS मान लो ये 300 है, तो VRMS का वैल्यू 300, ऐसे ऐसे कर करके वेलोसिटी किस में ज़्यादा है, RMS का वेलोसिटी ज़्यादा है, बट इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा। इसमें क्या होगा, 10⁻, मान लो ये 3 है, ये 10⁻² मान लो, ओके। तो RMS जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल उस कंटेनर में कम मिलेगा, उस वेलोसिटी का पार्टिकल कम मिलता है। तो मैक्सिमम MP का मतलब वही होता है, ज़्यादा पार्टिकल मिलेगा वही वेलोसिटी में। चलो ये सब नोट कर लो, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें देखो RMS ज़्यादा, V एवरेज, उसके बाद MP का वैल्यू कम होता है। इंपॉर्टेंट क्या था, ये सब फॉर्मूला। सर वो P का प्रेशर है तो किस में वो, हाँ टोटल प्रेशर, गैस की वजह से कंटेनर में टोटल प्रेशर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर PV एंड P प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एन आइडियल गैस। बहुत इजी है, PV इक्वल टू होता है nRT, तो PV इक्वल टू nRT। अभी PV इक्वल टू T, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, PV भी कांस्टेंट होगा। तो अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो PV वर्सेस P, ये सब ग्राफ क्या है, PV वर्सेस P, तो PV तो कांस्टेंट है, इसका मतलब y एक्सिस क्या है, कांस्टेंट है, तो y एक्सिस कांस्टेंट, ऑप्शन ए करेक्ट। टाइम नहीं है, चैप्टर इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया, यूनिट ऑफ वैन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। ए का यूनिट पूछा है, ये तो फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। ए का यूनिट होगा AN² डिवाइडेड बाई VA²। इसका यूनिट किसका इक्वल होता है, P का इक्वल होता है। P का यूनिट क्या होता है, ATM। तो A का यूनिट क्या होगा, A का यूनिट होगा ATM। VA² मल्टीप्लीकेशन होगा, VA² बोले तो मीटर क्यू, डेकामीटर क्यू, कुछ भी हो सकता है। N² नीचे आएगा, N² VA²। V क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यू उसका होल स्क्वायर, तो m⁻⁶ ATM, और ये mol⁻⁻²। ऑप्शन डी करेक्ट, डेकामीटर दिया है, ओके। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डेकामीटर मान लो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ लॉन्डन फोर्सेस। ये याद रखना, लॉन्डन फोर्सेस किसका पार्ट है, वैन डेर वाल्स फोर्स का पार्ट है। वैन डेर वाल्स फोर्स का एक पार्ट होता है लॉन्डन फोर्स। तो लॉन्डन फोर्स में क्या होता है, जो पार्टिकल है उसमें फोर्स
इस प्रोपोर्शनल टू होता है 1/8⁶ होता है। इसमें बहुत सारा कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। तो इसमें आर, ये आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस। तो ऑप्शंस क्या होगा इसमें, ऑप्शंस होगा सी 8⁻⁻⁶। तो n का वैल्यू क्या होगा -6। ये जो शॉर्ट नोट है इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि पार्शियल प्रेशर कोई भी चीज़ का, मान लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर्स। और जो वैंड्रेल्स गैस इक्वेशन है वो भी ऐड कर देना, P प्लस AN² डिवाइडेड बाई V² इंटू V माइनस NB इक्वल टू होता है nRT। और एक चीज़ होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है PV डिवाइडेड बाई nRT। तो आइडियल गैस के लिए क्या होगा, Z का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो Z इक्वल टू 1 ये आइडियल गैस में होता है, और Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है लो प्रेशर में, और Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है हाई प्रेशर में। क्या होता है लो प्रेशर में, लो प्रेशर में हम लोग B को 0 मान ले सकते हैं। B को 0 क्यों मानेंगे, क्योंकि कंटेनर में प्रेशर अगर बहुत कम है तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कंटेनर का हर एक कॉर्नर में जा सकता है। तो जो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है B वो 0 हो जाएगा। ओके, नेग्लिजिबल वॉल्यूम जो है B वो 0 हो जाएगा। B क्या होता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल का सॉलिड वॉल्यूम होता है, और ये V क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम। अगर प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल पूरा कम हो जाएगा। तो लो प्रेशर में B 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P प्लस AN² डिवाइडेड बाई V² इंटू V इक्वल टू N का वैल्यू हम लोग अगर 1 लेंगे, नंबर ऑफ मोल अगर 1 लेंगे तो ये A बाई V² होगा, इसमें V होगा, ये RT होगा। तो अभी क्या सकते हैं, PV को कॉमन ले सकते, PV प्लस A बाई V इक्वल टू RT। उसके बाद क्या कर सकते हैं, PV बाई RT इक्वल टू A बाई V RT इक्वल टू 1। ये जो PV बाई RT है ये होता है Z, इन केस ऑफ नंबर ऑफ मोल 1 है, तो N के लिए N में आ जाएगा, PV बाई nRT हो जाएगा। तो ये आ रहा है 1 माइनस A बाई V RT। ये Z का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, ये माइनस साइन। और अगर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के लिए क्या होगा, हाई प्रेशर के लिए A 0 हो जाएगा, तो PV माइनस NB इक्वल टू nRT। तो N का वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो ये PV माइनस PV माइनस P स्मॉल b इक्वल टू RT होगा। तो PV डिवाइडेड बाई RT इक्वल टू 1 प्लस P स्मॉल b डिवाइडेड बाई RT। तो ये जो Z है 1 प्लस P स्मॉल b डिवाइडेड बाई RT, ये क्या है, x से ज़्यादा है, ठीक है, PV बाई RT था ना। तो Z का वैल्यू 1 प्लस PV बाई RT, तो इसमें Z ग्रेटर देन 1 है। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस, और बाकी जितना भी गैस है वो ऐसा होता है। तो ये जो पोर्शन है एक्स एक्सिस में क्या होता है, प्रेशर। तो लो प्रेशर में ये Z इक्वल टू 1 है, तो लो प्रेशर में क्या होता है, Z का वैल्यू 1 से कम होता है। तो हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। तो ऐसे कर करके एक टाइम आएगा, और एक टाइम इसमें भी क्या हो सकता है, Z इक्वल टू 1। ये क्या होता है, ये होता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये क्या होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। और कुछ गैस है लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, वो स्टार्टिंग में होता है ऊपर से। तो ये सब एक्स्ट्रा नोट कर लो। अभी आ जाओ क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए मिक्सचर्स ऑफ 1 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन ईच आर इनक्लोज इन ए सिलेंडर, वॉल्यूम भी है, सबका नंबर ऑफ मोल कितना है,
हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, सबका नंबर ऑफ मोल है 1। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल प्रेशर पूछा है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, सबका एडिशन 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, और जो प्रेशर था पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन था क्वेश्चन में दिया है 2, तो आंसर क्या होगा 2 × 3 680 mm। तो 680 mm ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। तो वी नो दैट पी वी इक्वल टू nRT। तो n क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो होगा डेंसिटी। तो प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो डेंसिटी इंटू T इक्वल टू PM0 डिवाइडेड बाय R। तो ये अगर मैं ग्राफ 2 में देखूँ तो D में कौन है, Y है, X में कौन है, T है। तो XY इक्वल टू समथिंग, प्रेशर अगर कांस्टेंट भी है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बट ऑप्शन 2 है स्ट्रेट लाइन, तो ये नहीं हो सकता। D वर्सेस T ये हो सकता है कि हाइपरबोला, ये हो सकता है D वर्सेस 1/T, ये भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इससे D इक्वल टू 1/T, D 1/T, हाँ ये हो सकता है स्ट्रेट लाइन, तो ये भी सही है। प्रेशर D और प्रेशर ये भी सही हो सकता है अगर प्रेशर वेरिएबल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट ये नहीं हो सकता, इसलिए इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट T1 इक्वल टू T2, एडिवेटिव प्रोसेस डेल्टा Q0 Q1 इक्वल टू Q2, और ये है आइसोथर्मल के लिए वर्क डन, ये है एडिवेटिव के लिए वर्क डन। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन क्या होगा, nRT ln V2/V1, और भी वॉल्यूम को हम लोग प्रेशर में भी कन्वर्ट कर सकते, उल्टा होगा P1/P2। ये वर्क डन है nRT1 - T2 डिवाइडेड बाय गामा -R। वर्क डन पूछेगा नहीं केमिस्ट्री। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क डन P डेल्टा भी होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए वर्क डन 0 है। एडियाबैटिक डेल्टा Q इक्वल टू 0, जो फास्ट होता है प्रोसेस, हाँ हीट एक्सचेंज नहीं होगा, थर्मोफ्लक्स। फास्ट लॉ क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। W नेगेटिव होगा व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम। सिस्टम जब वर्क करेगा तब ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ये गैस एक सिस्टम में, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में सिस्टम इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स में सराउंडिंग इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिस्टम अगर कुछ काम करेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क डन लिखेंगे। अगर सिस्टम में कोई काम करेगा, सिस्टम के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होता है। सिस्टम में अगर कोई काम करेगा, सिस्टम के लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन। तो डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा T इंपॉर्टेंट है। ये डेल्टा U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन, दुनिया में जितना भी वर्क डन है उसका जनरल फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अभी आ जाओ एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है H इक्वल टू U प्लस P एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम। तो ये P एक्सटर्नल बोले तो एक्सटर्नल प्रेशर, जिस सिस्टम में, जो इस एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम में कोई 2 3 4 5 6 लाखों मॉलिक्यूल को हम लोग एक कंटेनर में लेके आया। तो अभी कंटेनर में लेके आएंगे तो ये V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और P होगा एक्सटर्नल प्रेशर, U होगा इंटरनल एनर्जी, H होगा पूरा सिस्टम का एंथैल्पी, कंटेंट ऑफ हीट होता है एंथैल्पी। तो इसको हम लोग डेल्टा H से डिनोट करेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फाइंड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग डेल्टा चेंज करते हैं। डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा P भी। इसमें अभी डिपेंड करेगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ये जनरल फार्मूला है डेल्टा U प्लस डेल्टा P भी, ये होता है NCV डेल्टा T। और ये डेल्टा P भी क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब जाके ये फार्मूला होगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा H को हम लोग NCP डेल्टा T लिखते हैं। ये अगर साइक्लिक प्रोसेस में तो डेल्टा H क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो रहा है, तो 0 होगा डेल्टा H।
नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी होता है फाइनल डेल्टा एस बोले तो एफ माइनस एस इनिशियल। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है वो जितना डिसऑर्डरनेस, एस क्या होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। मान लो गैस है तो गैस का डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है, तो गैस का गैस एस ऑफ गैस क्या होता है, ये ज्यादा होता है एस ऑफ लिक्विड से। तो डेल्टा एच इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल था, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, तो फाइनली आ जाएगा डेल्टा जी। डेल्टा जी होता है गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहले हम लोग सोचे थे क्या, अगर डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस लेस देन 0 होगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये मैंने लिखा है। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा तो फेवरेबल, फेवरेबल बोले तो स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, अगर हीट एक्सचेंज करेगा तो डेल्टा एच लेस देन 0 लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल बोलो तो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस लेस देन 0 होगा तो नॉन फेवरेबल, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन फेवरेबल। ये दोनों चीज को, एंट्रोपी और एंथैल्पी को कॉम्बाइन करके जो इक्वेशन आता है वही होता है गिब्स एनर्जी इक्वेशन। तो गिब्स एनर्जी इक्वेशन में ना डेल्टा एस का बात सुना जाएगा ना डेल्टा एच का बात, इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप है। तो अभी मान लो दोनों ही फेवरेबल केस है तो 100% स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, दोनों ही नॉन फेवरेबल केस है तो 100% नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। द स्टैंडर्ड्स गिव्स फ्री एनर्जी, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन नेचर में क्या होता है, नेचुरली गैस फॉर्मेट में होता है, जो जिस फॉर्म में होगा उसका डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी 0 होता है। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन भी गैस फॉर्मेट में होता है जो नेचुरल पोजीशन है। एस सल्फर गैस 0 होगा, सल्फर। बट आयोडीन क्या होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्मेट में होता है तो सॉलिड, आयोडीन ऑफ सॉलिड 0 होगा बट आयोडीन ऑफ लिक्विड 0 नहीं होगा। जैसे आयोडीन ऑफ गैस नॉट इक्वल टू 0 है, हाइड्रोजन गैस इक्वल टू 0 है। क्लोरीन गैस 0 होता है, ब्रोमीन लिक्विड 0 होता है। इसमें लिक्विड लिखा है और इसमें गैस लिखा है, इसमें सॉलिड लिखा है। तो जो नेचर में मिलेगा ना, नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है, मान लो क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्मेट में, तो उसका डेल्टा जी 0 होगा। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्मेट में, उसके लिए 0 होगा। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, उसके लिए 0 होगा। तो डेल्टा जी एक्चुअल में जो गिब्स एनर्जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई क्यू। ये क्यू क्या है, क्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टाइप, क्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट होता है 2.303 आर टी लॉग 10 के इक्विवेलेंट 10 डेल्टा जी। ये डेल्टा जी ये वैल्यू कब होगा, जब ये इसका वैल्यू 0 होगा। अब आ जाओ कोई भी रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट, कोई भी रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हुआ है HCl, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, HCl का ये क्वेश्चन में दिया होगा, फॉर्मेशन ऑफ HCl पुट करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन। अभी मान लो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट में है, क्लोरीन भी गैस फॉर्मेट में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 + 0 होगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। डेल्टा जी, ये जो जी है इसका और एक प्रोसेस है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला सब फाइंड कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एच आर टी डेल्टा एस, अभी क्वेश्चन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू दे देगा डेल्टा जी तो उस फॉर्मेट में आएगा। मान लो क्वेश्चन में एच के फॉर्मेट में दिया है, एंथैल्पी के फॉर्मेट में दिया है, एंट्रोपी के फॉर्मेट में दिया है, तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। ये क्या है, रिएक्शंस ऑफ एंथैल्पी चेंज, ये क्या है, रिएक्शंस ऑफ एंट्रोपी चेंज, रिएक्शंस ऑफ एंथैल्पी, रिएक्शंस ऑफ और एंट्रोपी। अभी ये रिएक्शंस ऑफ एंथैल्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो पेज है ना, इस पेज से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, लास्ट पेज से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तो ज्यादातर फिजिक्स का है, एंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी से ही क्वेश्चन आएगा। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चलो आ जाओ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले ये नोट कर लो, एक फॉर्मूला इसमें ऐड कर दो, जे डेल्टा क्यू होता है टी इंटू डेल्टा एस, और डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी होगा डेल्टा क्यू बाई टी। देखो इस क्वेश्चन में डी तो ट्रू है, डी ट्रू है, सी भी ट्रू है, क्योंकि ln के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई आर टी, ये सही है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी ln के। बट ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि उसमें ln के होना चाहिए, और ये
इसमें एल एन के सिर्फ के आर टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये एक्चुअल में आ रहा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू के आर टी, ये गलत है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू के आर टी गलत है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के होना चाहिए, तो ऑप्शन बी है। और ऑप्शन ए ट्रू क्यों होगा? क्योंकि एक चांस हो सकता है। क्या चांस? मान लो डेल्टा क्यू इक्वल टू यू नो दैट माइनस टी डेल्टा एस, ये हो सकता है, या टी डेल्टा एस कुछ भी हो सकता है। अभी डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू होता है हीट। अभी इस हीट में कौन कौन होता है? यू प्लस इसमें आएगा एंथैल्पी, डेल्टा जी क्या होता है? H माइनस टी डेल्टा एस। अगर H का वैल्यू 0 है, अभी ये डेल्टा जी क्या है? डेल्टा क्यू का एक पार्ट है, कांस्टेंट प्रेशर में अगर 0 होगा तब जाके एक पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा जी का वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस होने का एक चांस है। कब हो सकता है? जब H का वैल्यू 0 है। तो ये 99% ट्रू है एट ए सम कंडीशन, तो इसलिए तो ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। फॉल्स क्या होगा? ये, क्योंकि उसमें सिर्फ के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है? ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी इंक्रीजेस डिक्रीजेस पूछा है। तो डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज होगा फ्रीजिंग्स ऑफ वाटर टू आइस। तो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड इसमें क्या होता है? एंट्रोपी एंट्रोपी होता है डिक्रीजेस। सही है, ट्रू है, ये भी ट्रू है। -10 डिग्री सेल्सियस, ये भी तो लिक्विड से सॉलिड है। और ये तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस NH3 होता है फॉरवर्ड रिएक्शंस। और इसमें भी क्या होगा? एंट्रोपी चेंज होगा, नहीं तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। इसमें एक सिंगल साइन दिया है, इक्विलिब्रियम साइन नहीं दिया है, इसमें सिंगल साइन दिया है, तो इसलिए ये भी ट्रू है, स्टेबल। और एब्जॉर्प्शन ऑफ CO, मान लो जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो वो एटमॉस्फेयर में घूम रहा था, तो एटमॉस्फेयर में घूमेगा तो इसका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा था, एटमॉस्फेयर में घूमेगा तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा था। तभी किसी ने लेड सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब कर देगा तो उसका जो घूमने का ताकत था वो कम होगा, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ NaCl, एक लिक्विड मतलब वाटर में अगर मैं NaCl डाल दूँ तो NaCl क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा Na+Cl-। तो पहले एक था, अभी 2 हो गया, इसमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस क्या होता है? इंक्रीज होता है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ABCD ओनली। देख, एक NaCl सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? NaCl को गैसियस स्टेट में लेंगे और उसको Na+Cl- करेंगे। ये जो चीज़ है इसके लिए हमें क्या चाहिए? लैटिक एनर्जी चाहिए। इसमें क्या होता है? लैटिक एनर्जी। और उसके बाद क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, इसका मतलब वाटर के साथ मिक्सअप होगा, तो इसमें जो एनर्जी होगा वो होगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो वो सिस्टम में मिल भी सकता है और छोड़ भी सकता है। और इन दोनों का एनर्जी को क्या बोलेंगे? इन दोनों का एनर्जी का जो समेशंस होगा उसको कहेंगे एनर्जी ऑफ सॉल्यूशंस या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा एंथैल्पी ऑफ लैटिक एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 4, और एंथैल्पी ऑफ लैटिक एनर्जी 788। और हाइड्रेशंस के लिए कितना है? हाइड्रेशन ये तो फाइंड करना है, तो हाइड्रेशंस का वैल्यू कितना रहा है? एनर्जी ऑफ हाइड्रेशंस इक्वल टू -784। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एडिशन सब्सट्रैक्शन समझा कुछ? क्वेश्चन 20 5 moles of an ideal gas 1 bar 298 Kelvin expand into a vacuum। वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 0, तो वर्क डन क्या होगा? 0, बाकी सब वैल्यू गो टू हेल। आंसर क्या होगा? 0 होगा।
वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, इसलिए वर्क डन नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बोले तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाएगा कोई एक टाइम में, तब होता है इक्विलिब्रियम। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो जाता है। ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब इस पोर्शन के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। ओके, ये क्या है, नॉट इक्वल, ये नॉट मैंडेटरी। हो सकता है या ना भी हो सकता है। ये सब ग्राफ है, ये हर एक ग्राफ ट्रू है फॉर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, हर एक ग्राफ ट्रू है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है। अब आ जाओ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट, और इसमें जो कोएफिशिएंट होगा वो पावर में जाएगा, इसमें जो कोएफिशिएंट है पावर में जाएगा। पहले ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट का, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट का। अभी जो ये कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए Kc, और एक हो सकता है प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए कब होगा, गैस के लिए। C कब होगा, लिक्विड और गैस के लिए। तो जैसे A B C, तो C का प्रेशर डिवाइडेड बाई A का प्रेशर इंटू B का प्रेशर। और ये है रिलेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, Kp और Kc के बीच में रिलेशन। ये डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सिर्फ किसका मोल लेना है, गैस का मोल लेना है। तो A प्लस बी मिलकर C हुआ, C टू A प्लस बी। अगर हम लोग क्या किया, इसको रिवर्स किया, C को इधर A प्लस बी को इधर, तो क्या होगा, अगर रिवर्स करेंगे तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। एडिशन के टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्सट्रैक्शन के टाइम डिवीजन होता है। और कोई अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाएगा, पावर में जाएगा। मान लो A प्लस बी C, इसका जो कांस्टेंट है वो K है। अगर मैं 2A प्लस 2B 2C लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, पहले K क्या होता था, C/AB होता था। अभी जो K डैश है ये होगा C स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये C/AB उसका होल स्क्वायर। अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो पावर में जाता है। ये है K डैश के लिए। पहला स्लाइड कंप्लीट, नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसको याद रखना है, लॉग के होता है डेल्टा H बाई 2.303 RT, या ln के क्या होता है, डेल्टा H बाई RT होता है। अभी डेल्टा H जो है एक्सोथर्मिक के लिए होता है नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए होता है पॉजिटिव। इसका ग्राफ भी आता है। ग्राफ क्या होता है, मान लो एक ग्राफ पूछा है, ग्राफ में एक्स एक्सिस में है 1/T टेम्परेचर और वाई एक्सिस में है ln k। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन होगा, ये डिपेंड करेगा इसमें m क्या होगा। m आ रहा है डेल्टा H बाई R आ रहा है, ये m होता है स्लोप। अभी ये स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिपेंड ऑन एक्सोथर्मिक। एग्जाम में क्वेश्चन आया, पूछा ये कि इसका रिएक्शन है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, m जो है नेगेटिव है। तो m बोले तो डेल्टा H बाई R, डेल्टा H बाई R नेगेटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा G नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव किस में होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ किसका है, एक्सो का है। हाँ, इसलिए तो इसमें 1/T x है और बाकी तो m है। ओके, मैंने x एक्सिस में 1/T लिखा है। अभी आ जाओ बोथ साइड, अगर लॉग लेना है तो लॉग ये हो गया, मतलब बट अगर वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ k क्या होता है, वेरी करता है। तो log k2 बाई k1 मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये log के रिस्पेक्टिवली ग्राफ हो सकता है। और पार्शियल प्रेशर ये भी हो गया। ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ है। सिंपल मतलब ये फॉर्मूला से कोई काम नहीं होगा, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ है। तो जैसे अगर मैं इसका फॉर्मेट नेक्स्ट पेज में आएगा अल्फा के साथ रिलेशन,
मैं इधर ही दिखा देता हूँ। मान लो कोई एक रिएक्ट ए कन्वर्ट टू बी प्लस सी, ओके, तो इसमें 1 था, ये 0 था, ये 0 था, तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो कुछ मोल तो डिसोसिएट हो गया है। तो ये 1 माइनस अल्फा ए से डिसोसिएट हुआ कितना अल्फा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बी में भी कन्वर्ट होगा, सी में भी कन्वर्ट होगा। तो अगर ये है नंबर ऑफ मोल, अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और ये होगा अल्फा बाई वॉल्यूम, अल्फा बाई वॉल्यूम। अभी के क्या होता है, के होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा बाई वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई वी। इसको सॉल्व करने से आता है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू वी, 1 बाई वी, एक वी कटेगा तो 1 बाई वी होगा। तो इससे अल्फा स्क्वायर, ये जो चीज़ है अल्फा का वैल्यू अगर लेस देन 5% है, लेस देन 5% बोले तो 0.05, तब क्या होगा, तब 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 होगा। तो तब हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इक्वल टू के, तो अल्फा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के इंटू वी। तो इसलिए अल्फा क्या होता है प्रोपोर्शनल टू रूट वॉल्यूम, ये बाद में भी आएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रूट ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अभी देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज है, एवरेज मोलर मास होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इजी है। तो एवरेज मोलर मास क्या होगा, टोटल मास मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो उसको अगर एवरेज पूछे तो एवरेज कर देंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, रियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 होता है, ये a टू b कन्वर्ट हुआ है, उसमें n जो है मान लो कुछ कंपाउंड हो सकता है जिसमें एन आ सकता है, इसमें 1 है बट इसमें एन आ गया, तब क्या होगा ऑब्जर्वेशन वैल्यू रियल। मतलब इसमें कुछ हो सकता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है मॉलिक्यूल, और कुछ में ऐसे भी हो सकता है डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे NaCl। NaCl में साइड में कितना होता है, NaCl में साइड में मान लो 1 है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो 2 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होता है, तो n इक्वल टू 2 हो सकता है। तो इसलिए उसमें अल्फा n का वैल्यू हम लोग 2 लिख लेंगे, और बाकी क्वेश्चन में अल्फा दे देगा 0.05 कुछ भी। तो हम लोग क्वेश्चन के टाइम ये सब सॉल्व करेंगे। अभी देखो लासेटिलर्स प्रिंसिपल, लासेटिलर्स प्रिंसिपल क्या होता है, ये वैलिड ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहला इक्विलिब्रियम होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन प्लस 3H2 मिलकर 2NH3, अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड। रिएक्शन तब होगा ना जब रिएक्टेंट मिलेगा, मतलब मैं अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो वो रिएक्शन में मुझे कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही जो रिएक्शन है फॉरवर्ड होगा। और NH3, अगर मैं रिएक्शन तो चल रहा है बट हम लोग क्या किया, NH3 को इधर से नहीं हटाया, तो NH3 का अगर इधर से नहीं हटाएंगे ना तो फिर से NH3 क्या कर देगा, बैकवर्ड रिएक्शन कर देगा। इसलिए हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 को डिक्रीज करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड। अगर रिएक्टेंट का कोई भी चीज को अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड। हाइड्रोजन को अगर डिक्रीज कर दूं तो बैकवर्ड होगा। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज करना है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज करना है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज करना है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट को इंक्रीज करना चाहिए। हाँ, इसलिए तो तुझे ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, तू बाहर से दे रहा है, तू जितना बाहर से देगा उतना ही फॉरवर्ड होगा। तू मतलब तू स्टॉप कर दिया बाहर से देना, तब ये नहीं है तो बैकवर्ड बोलेगा मैं पीछे आ जाऊँ। तो सिमिलरली NH3 में क्या होगा, NH3 जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाओ, नहीं तो ये खाली नहीं होगा ना। मान ले तू अनलोडिंग कर रहा है तो अनलोडिंग के टाइम इसको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो अनलोडिंग नहीं होगा। प्रेशर्स इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल। डेल्टा Ng अगर 0 होगा तो क्या होगा, नो इफेक्ट, मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा अगर डेल्टा Ng 0 है। टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शंस व्हिच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो
एंडोथर्मिक में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब हीट होता है, और एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब हीट नहीं होता है, इसमें तो रिलीज होता है। जो जिसमें रिलीज होगा उसमें बैकवर्ड होगा, जिसमें एब्जॉर्ब होगा उसमें फॉरवर्ड होगा। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होना चाहिए फॉरवर्ड के लिए, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होना चाहिए फॉरवर्ड के लिए, लेसर नंबर ऑफ मोल जिधर होगा उधर ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, मतलब रिएक्शन शिफ्ट होगा। अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल कम होगा ना तो प्रोडक्ट की तरफ भागेगा, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल कम होगा तो रिएक्टेंट की तरफ भागेगा, सिंपल है। टेम्परेचर में हम लोग देखे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक बैकवर्ड।